तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में द आर्क सीरीज का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें बच्चों हम लोग जानेंगे क्या कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जो आपके लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है और बहुत बारीकी से इन प्रश्नों को हम क्या करेंगे समझेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे दो प्रश्न लिए हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी और प्रश्न लेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कूलाम का नियम क्या है और यह बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को क्या कीजिए निगमित कीजिए। बच्चों ध्यान से समझेंगे इस नियम को। पहले कह दिया कूलाम का नियम क्या है, फिर आपसे कह दिया है यहाँ पे इस फार्मूले को क्या कीजिए निगमित कीजिए, यानी उसको प्राप्त कीजिए। तो कूलाम का नियम क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे क्योंकि यह पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों कूलाम ने बताया क्या, कूलाम ने आवेशों के बारे में अपना नियम दिया। किसके बारे में नियम दिया बच्चों, आवेशों के बारे में। इन्होंने कहा क्या, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं या दो से अधिक चार्ज हैं, कितने भी चार्ज हैं, वह सभी एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। उनके बीच मध्य में कुछ फोर्स कार्य करेगा, या तो आकर्षण का होगा या तो किसका होगा बच्चों प्रतिकर्षण का होगा। यह डिपेंड करेगा उनके नेचर पे, उनका नेचर कैसा है। अगर उनका नेचर सेम है यानी सेम नेचर के चार्ज हैं तो वह तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत नेचर के हैं तो वह क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे किसी फोर्स से। तो वही कितना फोर्स कार्य करता उन आवेशों के बीच में, उसी फोर्स को लेकर इन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया, उसी नियम को बच्चों जानेंगे। तो कहेंगे क्या कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम के अनुसार बच्चों ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे क्या, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों सारे पॉइंट्स को। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहा कूलाम के ने, कूलाम ने बताया, हम इसको पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा इन्होंने, फर्स्ट पॉइंट कहा क्या, किन्हीं दो आवेशों के बीच, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, यह या तो फोर्स आकर्षण का हो सकता है या तो प्रतिकर्षण का, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या सर जी, मतलब ध्यान से समझेंगे, अगर कोई चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज हमारा Q1 है, एक चार्ज यहाँ पे क्या है Q2 है, तो इनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो फोर्स लगेगा F है, इनके गुणनफल के क्या होगा अनुक्रमानुपाती। मतलब इनके बीच जो फोर्स कार्य करेगा वह क्या होगा, वह होगा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, यानी इनके गुणनफल के क्या होगा बराबर। मतलब इनका गुणनफल ज़्यादा तो फोर्स भी क्या ज़्यादा, इनका गुणनफल कम तो फोर्स भी क्या कम, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। इतना बात समझ में आया। सेकंड पॉइंट क्या कहा, सेकंड पॉइंट कहा क्या, यह जो फोर्स लग रहा है यानी आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य, इन्हीं दो आवेश, जो यह दो आवेश हैं के मध्य बल, जो F बल लग रहा है, लगने वाला बल F, आवेशों के बीच दूरी, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, आवेशों के बीच की दूरी R, मान ले रहे हैं इनके बीच डिस्टेंस कितना है R, के वर्ग के, वर्ग मतलब बच्चों यानी R स्क्वायर, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या सर, मतलब F प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर। अगर अनुक्रमानुपाती कहता तो F प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती यानी इसके पलट दो, बटे 1 है तो हो जाएगा 1/r स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, अगर यह कहता अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है।
तो कूलाम का यही नियम है बच्चों। कूलाम ने क्या क्या किया, किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, आकर्षण का हो या किसका हो, प्रतिकर्षण का, या जो बल F है उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और इनके मध्य के दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। यह इनका नियम था। क्लियर है। अब इस नियम के आधार पे क्या रहा बच्चों, क्या इस सूत्र को निगमित कीजिए। तो जब इन दोनों नियमों को मिलाएंगे, हम ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे इन दोनों नियमों को मिलाने पर, इन दोनों नियमों को मिलाने पर, अगर इन दोनों नियमों को हम मिला दें तो हमें मिलेगा क्या, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। यही इसका मतलब सेम यही है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ से बच्चों जब इन्होंने यह अनुक्रमानुपाती साइन हटाया कूलाम ने, तो एक नियतांक जोड़ा K, क्या जोड़ा K, Q1 Q2/r²। क्या जोड़ा K, जहाँ K क्या है, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या बच्चों, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K बराबर इन्होंने बताया होगा आपका 1/4πε0, और इसका मान होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो यह हो गया आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, यही नियम है। इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के जो अनुसार यही दो कंडीशन है, पेपर में पूछेगा, इतना लिख देंगे, कंप्लीट है। यह सूत्र निगमित करने को कहा है, तो यह है आपका, इन दोनों नियमों को मिला दिए तो हमारा सूत्र तैयार हो गया। क्लियर है बच्चों। आई होप आप लोग को पहला प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ध्यान से बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लिख लेंगे, और बहुत ही अच्छे से इसको आप लोग समझ के सॉल्व कर लेंगे, यानी कैलकुलेट, एक बार आप खुद इसको डिराइव कर लेंगे, इस नियम को लिख लेंगे। क्योंकि बच्चों यह सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो आपका यह सीरीज चल रहा था, आग सीरीज, आपका पेपर में आग लगाने योग्य ही सीरीज है। 100% पेपर में आग लगाएंगे, बस सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते चलिए। कोई डाउट हो बच्चों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर जी यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए। क्या सूत्र होता बच्चों, यह सूत्र होता E = KQ/r²। K का मान अभी जस्ट देखिए 1/4πε0 Q/r²। इसी को क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। इसी सूत्र को क्या करना है, प्रूव करना है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों अगर मान लीजिए किसी हमें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, कहीं पर भी, ध्यान से समझेंगे बातों को। मान ले रहे हैं यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, क्या है, +Q है। नोटिस करेंगे, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर, ऐसे लिख दीजिए, किसी दूरी पर, किसी डिस्टेंस पे, ठीक है ना। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे आप लोग प्रश्न को। मान ले रहे हैं कोई हमारा पॉइंट चार्ज है, और यह जब पॉइंट चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा, यानी एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा इस तरह से। अब हमें क्या देखना, हमें देखना इस वैद्युत क्षेत्र का जो है स्ट्रॉन्ग कितना, यानी यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह स्ट्रॉन्ग कितना है, यानी इसकी तीव्रता देखनी है, इंटेंसिटी इसकी देखनी है। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक हमारा पॉइंट P है, और इसी पॉइंट पे हमको देखना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहीं पे एक टेस्ट चार्ज ला के क्या कर देंगे, रख देंगे। जैसे देखते होंगे, अगर मान लीजिए कोई मतलब झगड़ा वगड़ा हुआ, चलो देखते हैं कितना दम है, आओ, माने बुलाते हैं उसको, आओ देखें कितना दम है। ज़्यादा पावर है तो मार उड़ के मुँह फोड़ ही देंगे उसका, बिल्कुल फोड़ देंगे, और कम पावर है तो फरवाव लेंगे, यो जानिएगा। हाँ तो उसी प्रकार इसके कारण हमें जब तीव्रता यानी इसका स्ट्रॉन्गनेस देखना है तो एक पॉइंट लेंगे और उसमें एक टेस्ट चार्ज रख के देंगे, लाके कहेंगे चलो भाव एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, जिसको मान ले रहे हैं क्या, Q0। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज रखेंगे तो कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान से समझेंगे बच्चों, कूलाम के नियमानुसार
उस पर तुरंत एक बल कार्य करने लगेगा इस चार्ज के कारण। क्या कार्य करेगा बच्चों, हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े, या बराबर के Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q0 अपान R स्क्वायर, डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर, इतना फोर्स क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। यानी इस पॉइंट चार्ज के कारण इस आवेश पर इतना बल कार्य करने लगेगा। अरे बुलाया हो तो मार करवे करोगे, अरे बुलाया उसको मार करने के लिए तो करोगे ही, करो मार, इतना फोर्स लगेगा चार्ज के कारण इस पर। अब इस बिंदु P पर अगर देखें बच्चों, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वह कितना होता है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से फिर सुनेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा इस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह कितनी होगी, F अपान Q0। क्लियर है। और अभी देख सकते हैं आप लोग, F का हमने मान पढ़ा क्या, Q0 अपान R स्क्वायर, और बटे में क्या है Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, क्या मिला, E बराबर Q अपान R स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया है, एकदम आसान है जी, कोई दिक्कत नहीं। एक चार्ज लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड माना, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, तो हमने इस बिंदु जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहीं पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, और टेस्ट चार्ज रखा तो कूलॉम के नियम अनुसार उस पर एक बल लगने लगा, और इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब बल लगा तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इस फोर्स और परीक्षण आवेश का अनुपात होता है, यानी E बराबर F अपान Q0। फोर्स का वैल्यू रख दिया, Q0 कैंसिल, प्रूव हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम। क्लियर है बच्चों, दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर दोनों प्रश्न समझ में आए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। तो बच्चों आ चुके अपनी नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न या लघु उत्तरी प्रश्न में 100% चांस है पूछने का। आइए देखते हैं क्या है। बच्चों कह रहा है तीसरा प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। दूसरा प्रश्न भी सेम यही है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, बस यहाँ अक्षीय स्थिति में क्या पूछ लिया है, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहला हम प्रूव करेंगे बच्चों किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, यानी तीसरा प्रूव करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए बच्चों, अक्षीय। सूत्र वास्तव में होता क्या है, यह होता आपका बच्चों K 2P अपान R3, या फिर इसी को कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R3, यही आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र को क्या करना है, प्रूव करना है। आइए समझते हैं बच्चों। पहले देखेंगे क्या वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव बच्चों जान लीजिए, एक आपका सिस्टम होता है, एक निकाय होता है जिसमें दो आवेश समान होते हैं परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। उनका परिमाण तो समान होता है लेकिन प्रकृति कैसा होता है, विपरीत होता है। एक दूसरे से अल्प दूरी, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं दोनों आवेश। इस पॉइंट को याद रखेंगे। मतलब क्या सर जी, मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे। जैसे एक आपका होगा नेगेटिव चार्ज तो एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इनका परिमाण क्या होगा, समान होगा। क्लियर है। यह दोनों एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनका मध्य दूरी हम लोग 2l मान लेते हैं क्योंकि डिराइवेशन में बहुत ही आसानी होती है। आधा हो जाएगा l और आधा हो जाएगा l, यानी टोटल कितना होता है अल्प दूरी, 2l होता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हमने इसको शायद अति लघुत्तरी में भी सॉल्व कराया इस प्रश्न को, तो अच्छे से उसको आप समझ लेंगे। क्लियर है वैद्युत द्विध्रुव। अब आते हैं बच्चों इसके कारण, हम देखेंगे इसके अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।
तो अक्षीय स्थिति बच्चों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अक्षीय स्थिति इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही जो अक्ष बनाता है उसी को कहते हैं अक्षीय स्थिति। इस द्विध्रुव का इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है, तो यही लाइन मिला रहा है, तो यह जो एक्सिस होगा इसको कह देंगे क्या बच्चों, अक्षीय स्थिति। यानी इसका इस द्विध्रुव का यही अक्ष क्या है, अक्षीय स्थिति कहलाएगा। निरक्षीय क्या होगा, तो इन अक्ष के लंबवत जो रेखा होगी वह निरक्षीय स्थिति होगा। मतलब ये अक्षीय स्थिति हो गया तो यह क्या होगा, निरक्षीय स्थिति। अगर हमारा द्विध्रुव ऐसे होता तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है होती, तो यह आपका अक्षीय स्थिति होता और यह क्या हो जाता, निरक्षीय। तो अब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है तो यही इसका कौन सा स्थिति हो जाएगा, अक्षीय स्थिति हो जाएगा। इसी अक्षीय स्थिति में हमें देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो मान ले रहे हैं बच्चों इस वैद्युत द्विध्रुव से केंद्र से, इसके सेंटर से मान ले रहे हैं आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे बच्चों, आर डिस्टेंस पे मान ले रहे हैं एक हमारा पॉइंट है पी, और इसी पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है इतना। अच्छा बच्चों ये बताइए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, तो इतना यहाँ देखेंगे ध्यान से, पूरा आर है इतना यल है, तो इस पूरे में से इतना घटा दीजिए तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी इतना डिस्टेंस कहेंगे सर जी हो जाएगा आर माइनस यल। इस आवेश से इसकी दूरी कितनी होगी इस पॉइंट की, तो सर जी कहेंगे पूरा इतना आर है और इतना यल है तो जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आर प्लस यल। क्लियर है बच्चों, डिस्टेंस क्लियर है। अब समझेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ होगी, बाहर की तरफ। इसको कह दे रहे हैं क्या, E1। नेगेटिव के कारण अंदर होती है तो इसके के लिए हम कह दे रहे हैं E2 कहाँ होगा, अंदर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब बच्चों ध्यान देंगे, कहेंगे क्या, बिंदु P पर नोटिस करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो वैद्युत क्षेत्र है तो उनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, उनका कुछ परिणामी आएगा, इसलिए हम तीन रहते हैं तो भी परिणामी कहते हैं। अकेला रहता तो डायरेक्ट कहते थे बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन दो वैद्युत क्षेत्र हो गए ना तो इसलिए हम उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रिजल्टेंट का मतलब है बच्चों, मान लीजिए जैसे 5 एक मिला है तो -2, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, परिणामी 3 आएगा। अगर ये 5 है या 2 है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, उनका परिणामी। तो बच्चों ध्यान देंगे कैसे इनका परिणामी निकालेंगे, तो कुछ वेक्टर के पॉइंट को ध्यान देंगे आप लोग। आप देखिए वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, आप लोग जानते हैं, और सदिश राशि में अगर दो वेक्टर, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, एक ही दिशा में दोनों हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनका जो परिणामी हो जाएगा वह इनके योग के क्या हो जाएगा, बराबर। अगर विपरीत दिशा में एक मिला इधर एक मिला, यानी ए इधर है और बी इधर, तो इनका परिणामी इनके ऋणात्मक, मतलब इनके अंतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनके अंतर के क्या हो जाएगा, बराबर। वेक्टर का रूल है, ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस ऐसे ही समझ लीजिए। क्या, अगर बच्चों यह एक ही दिशा में है दो वेक्टर तो इनका परिणामी आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ बिंदु P पे देख रहे हैं E1 इधर है, E2 इधर है, दोनों विपरीत दिशा में, इसका मतलब घट जाएंगे। यानी घटेंगे तो जो परिणामी होगा, परिणामी यानी E नेट जो होगा वह कितना होगा, तो किसमें से चीज घटा है, तो ज़्यादा कौन होगा ये पहले बताइए। इस आवेश से ज़्यादा करीब यह है बिंदु, इससे ज़्यादा करीब है ना। हमारा सूत्र क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी जस्ट प्रूव किए KQ/R²। R व्युत्क्रमानुपाती है E के, यानी अगर यह घटेगा तो यह क्या होगा, बढ़ेगा, और यह क्या होगा, बढ़ेगा तो यह क्या होगा, घटेगा। अब बच्चों यहाँ से दूरी कम है तो E ज़्यादा होगा, यहाँ से दूरी ज़्यादा है इस पॉइंट का तो E क्या होगा, कम होगा। यानी E1 ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके कारण बाहर की तरफ E1 है तो E1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वजह से E1 में से हम E2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है बच्चों। तो यानी E नेट जो हो जाएगा, अब बिंदु आवेश के कारण अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, सूत्र हमने पढ़ा E बराबर KQ/R²। पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो पढ़ा। तो ये भी तो पॉइंट चार्ज है, यह डिस्टेंस दिया है, तो कितना हो जाएगा, KQ। आवेश कितना है बच्चों, Q है R², लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R-L, तो हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। माइनस K, आवेश से भी कितना है, Q ही है, लेकिन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक R+L, तो हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया बच्चों।
अब ध्यान देंगे, अब यहाँ से समझने योग्य है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान से समझेंगे। अगर देखिए तो के क्यू कॉमन है दोनों में, के क्यू कॉमन कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब नोटिस करेंगे ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर के क्यू। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। बहुत 8-9 में याद किए होंगे, 10 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस पूरे पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहीं से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। कैलकुलेशन क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे। ई नेट बराबर हो जाएगा, ई नेट बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। यानी ई नेट बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखिए कुछ सॉल्व हो रहा होगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर बचा 4RL। यानी ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, 4RL बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट छूट रहा, के क्यू बाहर हैं, बाहर में के क्यू हैं तो यहाँ लिखते आएंगे आप लोग, सॉरी यहाँ पे आप लिखते आएंगे, यानी ई नेट बराबर के क्यू, यहाँ के क्यू है ना बाहर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर के क्यू, यहाँ बाहर लिख दे रहे हैं के क्यू। क्लियर है। अब नोटिस करेंगे बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक। इस पॉइंट को मैं फिर से सही से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वैसे होंगे नहीं लेकिन हो सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, क्या है के क्यू, और यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर बचा है 4RL, और बटे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, कुछ पॉइंट और नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे, यहाँ देखिए सूत्र जो हमें प्राप्त करना है, वह प्राप्त करना है क्या, K2P/R3, K2P/R3, यानी ऊपर हमें P चाहिए, तो P बराबर होता क्या है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। यहाँ नोटिस करेंगे बच्चों, P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2L। हमने आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में पढ़ाया था इसको। P बराबर यानी हम ऊपर Q इंटू 2L लाना चाहेंगे, तो कैसे आएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको हम अपनी तरह से एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, K को रहने दीजिए, 4RL को आप लिख दीजिए 2L, और इंटू लिख दीजिए Q, या Q भी साथ में है, और लिख सकते हैं 2R, यानी 4R, देखिए 4 था तो 2 दूना 4, L था, L है, R है, Q है, सभी वैल्यू है। हमने अपनी तरह से उसको ऊपर वाले को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया बस। नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया बच्चों। अब इतना बात अगर समझ में आया हो तो 2 लाइन और ध्यान देंगे। ऊपर वाला प्रश्न हम मिटा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न से हम अब यही हमारा प्रूव हो गया है, बस 2 लाइन की और ज़रूरत है, इस वजह से यहाँ इसको मिटाना पड़ रहा है। अब ध्यान देंगे बच्चों, क्या होगा नोटिस करेंगे, तो ई नेट बराबर हो जाएगा, ई नेट बराबर, ध्यान देंगे यह वैल्यू हो जाएगा P, क्यों P होगा अभी बता दे रहे हैं P, और यहाँ क्या होगा 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ भी भीगा है, क्या हो जाएगा, निरक्षी वाला भी हम प्रूव करा दे रहे हैं, प्रश्न तो लिख लिया गया हम लोग समझ लेंगे। क्या होगा ध्यान देंगे, वहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे बच्चों, यह जो डिस्टेंस आपने वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा, तो आपने कहा यह डिस्टेंस बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है, यानी यल जो है आर की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो यहाँ यल को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं चूँकि
यल इज मोर लेस देन आर, यल इज मोर लेस देन आर, यानी यल जो है आर से बहुत छोटा है। इस वजह से मान लीजिए एक तालाब है, उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा, तालाब है 1 लोटा पानी निकाल, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यल जो है आर की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए इसको नेगलेक्ट जब करेंगे तो आपको मिलेगा ई नेट बराबर, ध्यान से समझेंगे बच्चों, के, और यहाँ क्या होगा P इंटू 2R बटे, नेगलेक्ट करिए, आर स्क्वायर बचेगा, इस पूरे पे स्क्वायर है तो हो जाएगा आर पे पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी हो जाएगा के 2p अपान आर क्यूब, या फिर इसी को लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू 2p अपान आर क्यूब। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया होगा तो 2 लाइन यह बस समझ लेना है, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर हुआ होगा तो आपका यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एक बार फिर से आप लोग स्वयं इसको लगाएंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों निरक्षीय स्थिति में, यानी अक्षीय स्थिति प्रूव हुआ, निरक्षीय स्थिति का सूत्र क्या होता है उस पर चलते हैं और उसको भी अच्छी तरीके से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। निरक्षीय स्थिति वाला पॉइंट भी आपका बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट पे चलते हैं और उस पॉइंट को भी हम लोग प्रूव करते हैं। उसके बाद अक्षीय और निरक्षीय में हमने रिलेशन पीछे पढ़ा था, अगर याद हो तो, कि अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों निरक्षीय स्थिति के लिए, यह दोनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से तैयार कर लेंगे। निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए जो सूत्र होता है बच्चों वह आपका होता है के पी अपान आर क्यूब। क्यों होता है तो आप लोग इसको याद हो, अगर अक्षी में पढ़े हैं कि बराबर के 2p अपान आर क्यूब, तो यहाँ 2 गुना होता है यह अक्षी का, तो यहाँ p है, यहाँ कितना था 2p, तो अक्षीय स्थिति के लिए है या किसके लिए है, निरक्षीय के लिए। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसमें वेक्टर रूल लागू होंगे। तो पहले एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, यहाँ -q है और यहाँ क्या है +q है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r है, सॉरी इनके बीच का डिस्टेंस 2l होता है, तो यहाँ आधा डिस्टेंस हो जाएगा l और शेष आधा डिस्टेंस हो जाएगा कितना l। यह इसका मध्य बिंदु है, मान ले रहे हैं इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, और इसी पॉइंट पे हमें ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। इसको हमने E1 कह दिया, इसको हमने E2 कह दिया। क्लियर है, समझ में आया इतना? अब ध्यान दीजिए, अगर इस डिस्टेंस की बात करें, इस चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस, तो यह r पता है, यह l पता है, यह लंब है या क्या है, आधार है, तो यह कण होगा। कण क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार कितना है l और लंब कितना है r, तो k बराबर हो जाएगा √l² प्लस r², यानी यह डिस्टेंस जो होगा बच्चों यह होगा आपका √l² प्लस r²। उसी प्रकार यह भी हो जाएगा l² प्लस r², क्योंकि आधार तो सेम है, लंब तो सेम है, कण सेम होगा। इतना बात समझ में आया? क्यों निकाला, क्योंकि E बराबर KQ अपान r² के लिए हमें इसकी नीड पड़ेगी। ध्यान देंगे, अब कहेंगे बच्चों पॉजिटिव चार्ज के कारण, ध्यान से समझेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E1 कितना होगा, KQ अपान r² होता है, तो Q ही है, r² होता है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, यही है √l² प्लस r², लेकिन इसका r² होता है ना, तो दूरी का वर्ग हो गया, यानी KQ अपान यहाँ बाहर हो जाएगा, यानी l² प्लस r²। यह क्या आया बच्चों, E1। कहेंगे क्या, -q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम E2 कह दे रहे हैं। सेम वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि आपका देखिए ध्यान से चार्ज भी सेम है,
चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो यही तो आएगा सेम, यानी E2 भी आएंगे आपके के क्यू, डिस्टेंस सेम है यानी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मिल जाएगा हम लोग को क्या के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L स्क्वायर R स्क्वायर लिखो, R स्क्वायर L स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है कुछ भी लिख सकते हैं आप। समझ में आया इतना पॉइंट्स? E1 E2 मिल गए। अब देखिए बच्चों, हमने कहा क्या, अब वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, अगर दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो जोड़ लेते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो घटा लेते हैं, लेकिन यह दोनों कुछ एंगल पे हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों जब दो वेक्टर किसी कोण पे होते हैं तो हम उसके घटकों पे बात करते हैं, उनको उनके घटकों में वियोजित कर लेते हैं। किसी वेक्टर को 3 घटक में वियोजित कर सकते हैं, x y z 3 घटक में, या फिर 2 घटक x और y। तो यहाँ पे हम 2 विमीय तल इसको बनाएंगे और 2 घटक में वियोजित करेंगे। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ जो पॉइंट P है हमारा यही है, तो E1 यहाँ है ऊपर की तरफ और E2 यहाँ है इस तरफ, देख सकते हैं। जब 2 घटक बनाएंगे इस तरह से, इस तरफ है, एक घटक ऊपर बनेगा, एक घटक नीचे, यानी एक x में बनेगा, एक कहाँ बनेगा, y में। तो यहाँ पे जो घटक बनेगा बच्चों यहाँ वाला, यह आपका होगा E1 cos थीटा, इसको कहते हैं बच्चों क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक के साथ cos थीटा लगाते हैं। इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक के साथ sin थीटा लगाते हैं। इतना बात क्लियर है। उसी प्रकार जब इसको हम बांटेंगे इस तरह से है, जब इसको 2 घटक में बांटेंगे तो इसी तरह होगा, एक नीचे और एक यहाँ पे, यानी इसका E2 वाला क्षैतिज घटक यहीं पे आएगा, यानी E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर वाला यहाँ आएगा, यह आपका हो जाएगा E2 sin थीटा। बच्चों यह दोनों वैल्यू सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि थीटा सेम है, E1 E2 सेम है। E1 E2 क्यों सेम है? क्योंकि चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। इस वजह से एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमने कहा जब विपरीत हैं तो दोनों घट जाएंगे, घटेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यहाँ पे E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा यही होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो कहेंगे क्या बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा सा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट बराबर कितना होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखेंगे ध्यान से, E नेट बराबर हमको कितना मिलेगा, E नेट बराबर E1 का मान कितना बच्चों, के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ E2 का भी मान कितना है, के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, जब दोनों वैल्यू सेम है तो एक एक मिलकर कितना हो जाएंगे, 2, यानी E नेट बराबर हो जाएगा बच्चों 2KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब cos थीटा का यहाँ मान निकालें तो cos थीटा का मान क्या होगा, ध्यान से समझेंगे बच्चों, 2KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ cos थीटा का मान रखते हैं। cos थीटा यहाँ देख सकते हैं बच्चों, cos थीटा अगर देखना है तो यह आधार होगा या क्या होगा, कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है L, कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार का मान L और कर्ण का मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस कड़ी का मान क्या होता है, 1/2, तो इस पर हो जाएगा पावर 1/2, यानी यहाँ cos थीटा का मान हो जाएगा L अपान, ध्यान से समझेंगे बच्चों, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर कितना है, 1/2। अब यहाँ देखिए बच्चों, आधार बराबर है तो इसका घात आपस में, जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है, अरे x स्क्वायर गुणे x पे पावर 2 कितना हो जाता है, x पे पावर 4, आधार बराबर घात जुड़ जाएगा। इसी प्रकार आधार बराबर है तो इसका घात कितना है, सर जी इसका घात 1 है, इसका घात 1/2, तो दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3/2, यानी 1 + 1/2 यानी 3/2। यानी यहाँ पे बच्चों अब हमें फिगर मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस फिगर की अब कोई ज़्यादा नीड नहीं है, फिगर आप लोग बना लेंगे, दोनों फिगर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर दोनों हैं। या तो आपका पूरा फिगर डिनोट कर रहा था सब कुछ, और यह यहाँ से जो कैलकुलेट किए हैं E1 E2 को, यानी बिंदु P पे रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ बच्चों हमारा E नेट हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, E नेट बराबर ऊपर हम एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं 2KQL लिख सकते हैं, बटे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर कितना, 3/2 हो जाएगा। अब ऊपर देखेंगे E नेट बराबर
हम इसको सही क्रम में रख रहे हैं। कैसे? Q इंटू 2L। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें P लाना है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पे K बाहर रखें, 2L एक साथ रखें, Q को अलग रखें, बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर कितना बच्चों? 3/2। यहाँ तक क्लियर है? तो ई नेट बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ऊपर तो हो जाएंगे P और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर कितना? 3/2। अब बच्चों हम जानते हैं क्या, जो यह L होता है, चूँकि L इज मोर लेस देन क्या होता है? R, तो L को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो केवल हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा, ध्यान से समझेंगे, ई नेट बराबर, इस फिगर को भी अब मिटा रहे हैं क्योंकि इसका भी नीड नहीं है, आप लोग फिगर बना लेंगे बच्चों, क्योंकि अब दोनों फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसी से सारा डिराइवेशन हमारा संपन्न हुआ है। ई नेट बराबर के P अपान, यहाँ R L को नेगलेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर बचेगा और इस पे पावर 3/2, यानी R स्क्वायर पे पावर 3/2, यही होगा। R स्क्वायर से यह जो 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? के P अपान R, इस पर क्या है? क्यूब, यानी R3, या फिर इसी को कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R। क्लियर है बच्चों? तो यह है आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रूव हुआ। क्लियर है बच्चों? हमने आपको द आग सीरीज में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित पार्ट 1 में बहुविकल्पी प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कराया, पार्ट 2 में अति लघुत्तरी प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कराया, पार्ट 3 में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कराया। अगर बच्चों यह पूरा सीरीज आपका कंप्लीट है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिएगा, ताकि चैनल हमारा जल्दी से ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। तो बच्चों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग द आग सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे क्या? गॉस का प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, और उसको भी हम लोग 3 पार्ट में समाप्त कर देंगे। इसी तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।